हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनूप शर्मा और आज डिस्कस करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली ऐसे तो एक्सप्लेन होता नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल को हम लोग सिंपली एक्सप्लेन नहीं करते हैं। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को अगर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो जो भी आप वर्क करेंगे पर यूनिट चार्ज वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी अगर बात किया जाए कि यहाँ पे देखिए कोई एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड यानी इस तरीके की मान लीजिए कोई फील्ड लगी हुई है। अब इस फील्ड में आप किसी चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हो इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी के लिए, तो इतनी सी डिस्टेंस में जब आप इस चार्ज को मूव करा के यहाँ ले जाएंगे, तो जो भी वर्क होगा एक्सटर्नल एजेंट का पर यूनिट चार्ज या नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब Vb माइनस Va। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड by the negative times work done by electrical force per unit charge या work done by external agent per unit charge। इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की अगर बात किया जाए तो देखिए वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल, और चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। तो इसे हम लोग कहते हैं जूल पर कूलम। इस जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होना चाहिए, वोल्ट। डिफाइन कैसे होगा, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। ठीक है भाई। और अगर बात किया जाए इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूले के लिए देखिए जूल क्या होता है वर्क, डायमेंशनल फार्मूला ml2 t-2, चार्ज हो गया एम्पियर सेकेंड, तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml2 t-3 t-1। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशनल फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे इसका, और ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर बात किया जाए नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल ही बताना है, कोई बात नहीं, उसे भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या होगा, कहेंगे पहले हम जाएंगे इंफिनिटी। अब इंफिनिटी से हम कोई एक टेस्ट चार्ज उठाएंगे, इस टेस्ट चार्ज को लेकर के हम इस तरीके से अपने इस रेफरेंस पॉइंट पे या रेफरेंस लाइन पे लेकर के आ जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, उस पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी। यानी पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। बट यहाँ पे हम लोग जो इंफिनिटी का पोटेंशियल होता है उसे हम लोग जीरो मानते हैं। इंफिनिटी क्या हो गया, जीरो पोटेंशियल पे हो गया। तो वी इंफिनिटी को जब हम कहेंगे जीरो, यानी इंफिनिटी का पोटेंशियल होगा जीरो, तो हमें मिलेगा रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल, जो एक्सप्लेन करते हैं वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। तो इस तरीके से हम लोग रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। डिफरेंशियल वाइज अगर बात किया जाए तो ये होता है, इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, it is the work done per unit charge by external agent bringing from infinity to reference point। यानी reference point का पोटेंशियल कैसे एक्सप्लेन करेंगे, it is the work done per unit charge bringing from infinity to reference point। यानी इंफिनिटी से जब हम रेफरेंस पॉइंट पे लाएंगे तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, बिकॉज पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी इज जीरो। तो इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो, इसलिए हमें यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा वो रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज।
यानी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल, अगर पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल की बात करें हम लोग, तो पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल है, तो ये देखिए भाई, एक रख दिया हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है क्यू, और हम चाहते हैं इस आर डिस्टेंस का पोटेंशियल लेना। तो इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से हम कोई एक टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे, और मान लीजिए हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेकर के आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ जब हम टेस्ट चार्ज लेकर के आ गए, कितनी से डिस्टेंस क्या हो गई, x। अब ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, जिसे हम लोग कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर। अब इसको हमें इधर लेकर के आना है dx डिस्टेंस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गए, नेगेटिव। तो हम अगर लिखें dw और किसका वर्क लिखें, इलेक्ट्रिकल फोर्स का, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, f dx cos 180, यानी माइनस k q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, या माइनस k q नॉट, और ये रहा dx अपॉन x स्क्वायर। इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, कहां से लेके आना है हमको, इन्फिनिटी, कहां तक लाना है, इस पॉइंट तक लाना है। तो ये हो गया फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स माइनस के क्यू, और इसे लिखते तो ये होता -1/x। अब देखिए कहां से कहां तक लेकर के आना है इसको, इन्फिनिटी से r। तो ये रहा माइनस के क्यू, और यहाँ पे लिमिट लिखते तो ये होता 1/∞ माइनस 1/r। समझ गए भाई, ये रहा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यहाँ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स, माइनस साइन को भी इधर शिफ्ट किया, फिर लिखा पर यूनिट चार्ज, तो ये हो गया के क्यू बाई आर। समझ गए ना, क्या हो गया, के क्यू बाई आर। तो ये जो 1/-k³ बाई आर, एक चीज है भाई, थोड़ी सी गलती हो गई भाई, यहाँ लेकर के आना था, हम डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना, तो लिमिट क्या होनी चाहिए थी हमारी, -r लिखना था। -r लिखते तो ये होता प्लस, ये माइनस इधर है, सही है। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या हो गया भाई, पर यूनिट चार्ज k³ बाई आर। ये जो k³ बाई आर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस पॉइंट। कितना क्लियर हो गया, फिर देखो, यानी इस पॉइंट यहाँ पे जो आपने q चार्ज रखा है, और इस पॉइंट का आप लिख रहे हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होगा, k³ बाई आर, यानी पोटेंशियल जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब अगर इधर हम लिखें डिस्टेंस और इधर पोटेंशियल, तो फिर ये होगा इसका ग्राफ, यानी पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा k³ बाई आर। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज ले रखा है, तो फिर यहाँ का जो पोटेंशियल लिखेंगे वो होगा -k³ बाई आर। समझ गए भाई, तो ये होगा पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो गया, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हो गई। थोड़ा कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। और बात पे, जैसे ये रखा हमने पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दें, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके इधर जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर के इधर जा रहा होगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी इस पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, V1, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, R1। यहाँ इस पॉइंट को अगर हम कहें पोटेंशियल है V2,
और ये डिस्टेंस क्या है फिर R2 है, तो V1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा ग्रेटर देन V2। यानी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव चार्ज always move from higher potential to lower potential, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब थोड़ा सा यहीं पे कुछ और चेंज करके देखते हैं, यानी ये हो गया भाई पॉजिटिव चार्ज। अब हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन अगर यहाँ पे हम किसी नेगेटिव चार्ज को ला के रख दें इस लाइन पे, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगता है अट्रैक्टिव, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये मूव करके इधर की तरफ आएगा, यानी इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल V1 है और इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम कहें V2, तो यहाँ V1 क्या होगा ग्रेटर देन V2 होगा, यानी V2 क्या होगा कहेंगे लेस देन V1 होगा। क्यों होगा कहेंगे V है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो देखिए लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहा है, यानी हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज always flow from lower potential to higher potential, सॉरी है भाई, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और नेगेटिव फ्लो करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब देखिए इस पॉइंट चार्ज की और अगर बात कर लिया जाए तो पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल था वो था, यानी ये पॉइंट चार्ज Q, अभी हमने R डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताया, R1 डिस्टेंस पे होगा V1 क्या होगा KQ बाई R1, और यहाँ अगर पोटेंशियल की बात करें डिस्टेंस क्या होगी R2, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा V2 और ये हो गया KQ बाई R2। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें यानी V2 माइनस V1, तो ये हो गया KQ 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। तो यहाँ पे डेल्टा V जो मिलेगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। इट मीन्स potential decreases in direction of electric field. It means potential decreases in direction of electric field. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ रिंग। तो रिंग के पोटेंशियल की अगर बात किया जाए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे हम लोग, कितना चार्ज हो गया dq। इस पॉइंट को अगर ऐसे हम ज्वाइन कर लें तो ये डिस्टेंस क्या होगी √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ लिखते पोटेंशियल तो हो गया था dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो पोटेंशियल हो गया फिर यहाँ का V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये होगा पोटेंशियल along the axis of ring। अब यहीं पे अगर हम कहें कि
पोटेंशियल तो हमें रिंग के सेंटर पे चाहिए, तो नोट करके हमने लिखा पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग। और रिंग के सेंटर की बात करें तो x क्या हो जाएगा 0। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे था, अब अगर हम यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे तो ये देखिए x क्या हो जाएगा सेंटर के लिए 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल फिर सेंटर पे क्या होगा रिंग के, वो हो जाएगा KQ/R। कितना पोटेंशियल होगा KQ/R। तो ये पोटेंशियल होगा रिंग के सेंटर पे, और ये होता है पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। बात करें अगर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए भाई सेंटर पे पोटेंशियल क्या है भाई, ज्यादा है ना, यानी इसका जो पोटेंशियल होगा वो इस तरीके से वेरी करेगा। इधर क्या है डिस्टेंस और ये हो गया पोटेंशियल, तो रिंग का जो पोटेंशियल होगा इस तरीके से वेरी करेगा। क्यों ऐसे वेरी करेगा फिर देखते हैं भाई। एक चीज तो पता चल गई, सेंटर पे ज्यादा है, एक्सिस के लॉन्ग कम है। अब यहीं पे कहते हैं हम कि एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से अगर हम बहुत दूर निकल जाएं तो x क्या होगा ग्रेटर देन r हो जाएगा। तो फिर r स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पोटेंशियल अभी हमने लिखा था KQ/√r² प्लस x स्क्वायर। अब r स्क्वायर को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं यहाँ पे तो क्या होता KQ/x, यानी v क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी रिंग बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के तरीके से पोटेंशियल फिर आगे कम होना शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देखिए, यानी एक रिंग हमारे पास में ये है, इसकी रेडियस क्या है r1, दूसरी भी रिंग यहाँ पे रखी हुई है, इसकी रेडियस क्या है r2। अब पता चला इस पे जो चार्ज है वो है Q1, दूसरी जो रिंग हमको दिख रही है उस पे चार्ज क्या है Q2, यानी इस पे जो चार्ज है वो है Q2। तो यहाँ पे दो रिंग है। अब अगर किसी ने कह दिया कि भाई एक चार्ज है Q0 और इस Q0 चार्ज को शिफ्ट करना है हमें फर्स्ट रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग की सेंटर तक ले जाना है, तो इसके लिए फिर चाहिए होगा हमको पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। तो यहाँ पे अगर हम बी का पोटेंशियल लिखें तो बी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इसके अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है KQ2/R2 प्लस ये इतनी डिस्टेंस ये दिख रही ना, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा KQ1/√R1² प्लस x²। और ऐसे ही अगर हम लिखे पोटेंशियल ऑफ ए, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इस रिंग के अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल KQ1/R1, यानी इस रिंग पे चार्ज कितना है Q1, तो इस Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा KQ1/R1। बट इसके पास में दूसरी रिंग भी है, इस रिंग की वजह से भी सेंटर का पोटेंशियल होगा। अभी सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा कहेंगे KQ2, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस की बात किया जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी √R2² प्लस x², क्योंकि ये डिस्टेंस लिखते हैं ना हम लोग, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाती √R2² प्लस x²। तो ये VA हो गया और ये VB हो गया। अब जब हम लिख रहे होते वर्क फ्रॉम A टू B, A से B ले जाने का वर्क, तो ये होता फिर VB माइनस VA इंटू Q0, यानी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरीके से वर्क कैलकुलेट किया जाएगा। ये तो हमने आपको एक तरीका बताया, प्रोसेस बताया।
जब ये आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा तो R1 और R2 में कुछ रिलेशन होगा, x डिस्टेंस भी r के टर्म में होगी, चार्ज के भी अपने कुछ रिलेशन होंगे, जिससे ये कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लो। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, आगे क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल। अब देखिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल लिखना है हमें इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है भाई, डायपोल की लेंथ मान लेते हैं इतनी सी क्या हो गई L, तो ये इतनी डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए L। अब सेंटर से डिस्टेंस r गिवन है, तो यहां से फिर ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए r माइनस L होना चाहिए। और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज का एक पोटेंशियल होगा। अब अगर हम कह रहे नेगेटिव चार्ज से भी लिखना है, तो ये जो डिस्टेंस होगी क्या होगी r प्लस L हो जाएगी। अब r प्लस L होगी तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज का भी पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा KQ अपॉन R माइनस L। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा माइनस KQ अपॉन R प्लस L होगा। नेट पोटेंशियल की बात करें तो दोनों को ऐड कर दो भाई, तो ये हो जाएगा फिर KQ और इधर लिखते हैं R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L। तो इधर K और Q को कॉमन लिया हमने। अब देखिए इसका एलसीएम हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो ये होगा R प्लस L माइनस R माइनस L। यानी सॉल्व करेंगे अगर तो ये आ गया V इक्वल टू KQ, ऊपर बचेगा 2L, भाई R और R कैंसिल होंगे, L और L ऐड होके 2L हो गया, अपॉन में हो गया भाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यानी इसी को हम कहेंगे KP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। समझ गए भाई। फिर अब यही कंडीशन लगा लें कि इफ L इज लेस देन R, मतलब स्मॉल डायपोल है, स्मॉल डायपोल। अब डायपोल दो छोटा है तो लेंथ क्या होगी बहुत कम होगी, बहुत कम होगी तो L स्क्वायर को क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे और पोटेंशियल क्या हो जाएगा KP अपॉन R, KP अपॉन R स्क्वायर। क्या होगा पोटेंशियल KP अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल। ठीक है भाई, तो डायपोल की एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल क्या होगा KP अपॉन R स्क्वायर। और अगर साइज में छोटा नहीं है डायपोल, L गिवन है हमको लेंथ उसकी, R के कंपैरिजन में लेंथ बहुत कम नहीं है, तो फिर हम इन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर हम L को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो आगे बात किया जाए तो ये लिखा देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल, लेकिन इस बार हमको जो पोटेंशियल लिखना है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। तो अब डायपोल की इतनी लेंथ को अगर हम कह लें L, डायपोल की इतनी लेंथ को भी अगर हम लिख दें L, डायपोल का चार्ज ये Q हो गया और ये भी Q है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ये जो डिस्टेंस है दिख रही है हमको क्या होगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस क्या होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे भी दो पोटेंशियल होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से और दूसरा नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, तो लिखते हैं KQ अपॉन, और ये डिस्टेंस है ना पॉजिटिव चार्ज के लिए, यहाँ पे पॉजिटिव का पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो क्या होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ नेगेटिव चार्ज का भी पोटेंशियल होगा, तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा माइनस KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
नेट पोटेंशियल की अगर बात किया जाए तो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल प्लस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल और सब को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए? इसका मतलब है कि डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा जीरो होगा, यानी पोटेंशियल along the perpendicular bisector of dipole is always zero। इतनी बात क्लियर हुई? तो फिर देखते हैं हम लोग इसी में अभी, यानी ये जो एक लाइन दिख रही है हमको, ये इस पूरे लाइन के पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ये भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। यानी अगर हम कोई प्लेन ड्रॉ कर दें, प्लेन बड़ा सा, कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, तो जो भी हम प्लेन ड्रॉ करेंगे उस प्लेन का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल along the perpendicular bisector of dipole is always zero, यानी यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो फिर बात करते हैं हम लोग अगले पार्ट की। अब अगले पार्ट में क्या है, तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल एट एंगुलर पॉइंट थीटा। मतलब हमको यहाँ का पोटेंशियल इस बार मालूम करना है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो मालूम करना है। अब वहां का पोटेंशियल मालूम करना है भाई। चलो ये डिस्टेंस अगर हम r1 लिखते हैं तो ये क्या हो गई, r2 हो गई। तो यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल होगा वो तो होना चाहिए kq बाई r1। नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है क्या होना चाहिए, kq बाई r2। तो नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, तो नेट पोटेंशियल के लिए लिखेंगे तो V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, कॉमन लिया हमने kq हो गया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यानी ये पोटेंशियल होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट का। लेकिन यहाँ r1 r2 हमें गिवन नहीं होंगे, हमें गिवन होगा पोजीशन वेक्टर r और ये एंगल पता होगा थीटा। तो हमने क्या किया भाई, इस लाइन को थोड़ा पीछे प्रोड्यूस किया, ऐसे इस लाइन को प्रोड्यूस किया, फिर क्या किया, कहेंगे अब ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये एंगल भी थीटा होगा तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब ये जब परपेंडिकुलर इस पे ऐसे ड्रॉ हो गया और ये डायपोल की लेंथ होगी, तो फिर इतनी डिस्टेंस क्या हो जाती, L cos थीटा। अब इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये जो R2 है वो R2 क्या हो जाएगा, R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां से एक हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं चार्ज से, तो ये एंगल हमको पहले से ही पता है थीटा है, ये L है तो इतनी सी साइड क्या हो जाएगी फिर L cos थीटा। यानी ये जो R1 साइड है ये R1 क्या होना चाहिए, R माइनस L cos थीटा। R1 क्या होना चाहिए, R माइनस L cos थीटा। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने लिख रखा है V इज इक्वल टू KQ। अब R1 की जगह पे लिखते हैं R माइनस L cos थीटा, फिर हो गया माइनस 1 हम लिखते R प्लस L cos थीटा। अब इनका अगर एलसीएम ले लिया जाए, मैं इधर लिख देता हूं, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा KQ और एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो फिर इधर हो गया R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा। तो ये मिल गया भाई KQ और 2L cos थीटा अपॉन में लिखते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और अच्छे से अगर इसको सॉल्व करके लिख दें तो V इज इक्वल हो गया KP cos थीटा, 2QL क्या हो जाएगा भाई, डायपोल मोमेंट। यानी इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, 2QL। तो 2QL की जगह पे क्या लिख दिया P,
अपॉन में हो गया ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होना चाहिए पोटेंशियल ऑफ डाइपोल एट एंगुलर पोजीशन थीटा। अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये इतनी बात क्लियर हो गई है, जैसा आपने देखा ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इतना सा क्लियर है तो हम लोग थोड़ी बातें और कर लेते हैं। यानी अभी अभी हम लोगों ने जो पोटेंशियल लिखा, क्या लिखा हमने, के पी कॉस थीटा, अपॉन में लिख रखा है हम लोगों ने आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप अगर चाहें तो के की जगह पे के की वैल्यू भी लिख सकते हो। के की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यही कंडीशन अप्लाई कर ले कि फॉर स्मॉल डाइपोल, तो स्मॉल डाइपोल होगा तो एल क्या होगा, लेस देन आर होगा। तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फिर क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा यानी जीरो। तो यहाँ पोटेंशियल आपको मिल गया फिर केपी अपॉन आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या v इज इक्वल टू लिखते पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये स्मॉल डाइपोल का पोटेंशियल हो जाता है। समझ गए भाई? तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम लोग आगे की। तो अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इधर देखो भाई, अभी एक डाइपोल हमने इस तरीके से रख दिया भाई, यानी ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये डाइपोल का सेंटर हो गया। अब यहां से अगर हम r डिस्टेंस यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल आपसे कहें बताओ, तो इसके लिए फिर थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ये पॉइंट अगर यहाँ आ जाए हमारा घूम करके, ये पॉइंट अगर यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाए तो फिर ये थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि तब ये लाइन तो सीधे ही आ गई। अब थीटा जीरो हो जाएगा तो फिर यहाँ का पोटेंशियल हम लोग क्या लिखते, यहाँ का फिर पोटेंशियल होना चाहिए था के पी कॉस जीरो अपॉन आर स्क्वायर, यानी के पी अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई ये तो डाइपोल है, ये डाइपोल है और हमको यहाँ लिखना है पोटेंशियल, तो अब ये एंगल जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 90 होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हम लिखते हैं के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर, यानी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आप एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और किसी भी एंगुलर पोजीशन का पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए भाई? चलिए एक छोटा सा कुछ देखते हैं एग्जाम्पल टाइप का। यानी बात ये है कि देखिए, जैसे हमने आपसे कह दिया ये कोई छोटा सा डाइपोल है, यहाँ पे ये छोटा सा डाइपोल पड़ा हुआ है, इधर जगह ज्यादा है, इधर लिखते हैं। तो भाई ये छोटा सा डाइपोल हो गया और इसका डाइपोल मोमेंट है P। अब देखिए ये कोई कर्व पाथ है, हमें यहाँ का एक तो पोटेंशियल चाहिए, यह एंगल कितना है, थीटा 1, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, क्योंकि यह एंगल क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। तो यहाँ अगर हम लिखें V2 तो यहाँ क्या होगा, V1। अब ये सर्किल का पार्ट है तो रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके बेस पे अगर हम V1 की बात करें तो क्या होगा, KP cos थीटा 1 अपॉन R या R1। V2 क्या होगा, कहेंगे KP cos थीटा 2 अपॉन R2। तो V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 अगर लिखें तो ये हो जाएगा KP अपॉन R cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। समझ गए ना? इस तरीके से हम पोटेंशियल लिख डालेंगे, यानी V1 माइनस V2। इस डेल्टा V का मतलब है V1 माइनस V2।
अब अगर यहीं पे होता है कि हम यहाँ से कोई टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे यहाँ तक, वर्क क्या होगा, तो वर्क क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जो भी चार्ज आपको लेकर के आना है उस चार्ज को इस पोटेंशियल डिफरेंस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वर्क मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो फिर अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। तो जब आगे पहुंचे तो मिल गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बहुत अच्छी चीज है भाई, इस रिलेशन से तो बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिलहाल तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ का पोटेंशियल है बी। ये आर डिस्टेंस है या डी आर डिस्टेंस लिख देते हैं, और ये पॉइंट बी हो गया। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, बी बी। अब ये देखो चार्ज है कोई, तो जब इस चार्ज को हम यहाँ छोड़ेंगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा क्यूई। ये क्यूई फोर्स लगेगा तो यहाँ अगर वर्क की बात करें, वर्क कितना होगा, तो हम लिखते क्यू नॉट ई डी आर। समझ गया कितना हो गया, क्यू नॉट ई हो गया फोर्स, डी आर हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क हो गया। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट वर्क होना चाहिए। समझ गए भाई। अब ये दोनों वर्क अगर हम इक्वल कर दें, वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट, तो ये हो गया क्यू नॉट ई डॉट डी आर। क्यू नॉट कैंसिल हो गए। फिर हम लोगों ने कहा था वी बी इज लेस देन वी ए, देन वी बी माइनस वी ए कैसा होगा, कहेंगे नेगेटिव होगा। तो माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू हो गया ई डॉट डी आर, या टी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। ये हो गया रिलेशन। तो टी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टीवी इज इक्वल क्या होगा, माइनस ईडीआर। नेगेटिव साइन इंडिकेट पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये रहा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। फिर इसे में थोड़ा सा और देखते हैं। यानी फील्ड तो मान लीजिए हमारे पास में ऐसी है बिल्कुल एग्जैक्टली ये, बट इस बार हम यहां से किसी चार्ज को लेना चाहते हैं और यहां लेके जाना चाहते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है डी आर। अब यहाँ का पोटेंशियल अगर V है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V माइनस डी होगा। जब हम चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा क्यू नॉट ई, यह एंगल भी थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फिर कहेंगे क्यू नॉट ई कॉस थीटा फोर्स होगा। अब यहाँ पे अगर हम लिखते कि V माइनस डी वी माइनस V इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डॉट डी आर, या डी आर कॉस थीटा, यह हटाओ, यहाँ पे जो है V2 लिख लो, ये हो गया V1। तो अब यहाँ अगर हम करते हैं V2 माइनस V1 इंटू क्यू नॉट, ये होना चाहिए था वर्क। और दूसरे डिफरेंशियल में बात करें तो क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा, ये वर्क होना चाहिए। यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है, क्यू ई कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डी आर, तो वर्क क्या होना चाहिए, क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा। पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज इक्वल क्या होना चाहिए, वर्क। अब इन दोनों वर्क को अगर हम इक्वल कर लें तो ये हो गया फिर V2 माइनस V1 इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू, इधर भी हो गया क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू हो गया भाई ई डी आर कॉस थीटा, या हम कहें माइनस डी वी इज इक्वल टू ए डी आर कॉस थीटा होगा।
माइनस डीवी का मतलब पोटेंशियल डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये लिखे माइनस डीवी अपॉन डी आर तो ये हो गया ई कॉस थीटा। समझ गए भाई, माइनस डीवी अपॉन डी आर क्या हो गया, ई कॉस थीटा हो गया। यानी इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात क्लियर है तो फिर देखते हैं हम लोग। यानी अभी अभी लिखा था हमने माइनस डीवी अपॉन डी आर, और क्या लिखा था इसको हमने, ई या ई कॉस थीटा। माइनस डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू ई आर ई कॉस थीटा। तो डीवी अपॉन डी आर क्या चीज है, डीवी अपॉन डी आर इसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेगेटिव साइन भी यहां देखो एक लगा हुआ, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट पोटेंशियल डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या हम कह सकते हैं माइनस साइन इंडिकेट करता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ गए भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इतनी सी बात समझ गए आप। अब ये बात अगर क्लियर हो गई तो फिर देखते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं। अब मान लीजिए एक पॉइंट स्पेस में है, यानी यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, z। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गए, क्योंकि ये पॉइंट स्पेस में इट मींस इट हैज 3 कोऑर्डिनेट x, y and z। अब यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ x, y, z, यानी at any point in space potential is depends on x, y and z coordinate, then minus dv upon dx is defined as x component of electric field. In this situation y and z क्या रहेंगे, कांस्टेंट। इस पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करें माइनस डीवी अपॉन डी वाई, यहां से क्या मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इन दिस सिचुएशन x एंड z क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम डिफरेंशिएट करें माइनस डीवी अपॉन dz, यहां से क्या मिलेगा हमको, z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस कंडीशन में x और y क्या होंगे, कांस्टेंट। यानी अगर हम पहले जो भी पोटेंशियल गिवन है उनको फंक्शन ऑफ x, y, z उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे माइनस डीवी अपॉन dx। माइनस डीवी अपॉन dx से क्या मिलेगा हमको, x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस टाइम पे हमें y और z को कांस्टेंट मानना है। फिर डिफरेंशिएट करें उसी फंक्शन को dv अपॉन dy, तो माइनस dv अपॉन dy से क्या मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दिस सिचुएशन x एंड z आर कांस्टेंट। सिमिलरली फिर से हम अगर डिफरेंशिएट करें उसी फंक्शन को माइनस dv अपॉन dz, तो माइनस dv अपॉन dz से क्या मिलेगा, z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ x और y को हम कांस्टेंट मान लेंगे। अब इतना काम कर लिया तो फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो E वेक्टर इज इक्वल क्या होगा भाई, EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में।
तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपको मिलेगा माइनस dv अपॉन dx आई कैप प्लस करेंगे माइनस dv अपॉन dy की वैल्यू j कैप, फिर माइनस dv अपॉन dz की वैल्यू k कैप। इससे क्या मिलेगा हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख रहे होते हैं हम लोग अंडर रूट में ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर प्लस ez स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई माइनस dv अपॉन dx स्क्वायर प्लस माइनस dv अपॉन dy स्क्वायर माइनस dv अपॉन dz की जो वैल्यू आई है लिखते स्क्वायर करते स्क्वायर रूट निकालते तो हमें क्या मिलता भाई? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से सुन लीजिए, यानी ड्यू टू 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड potential of any point depends on x, y and z coordinate. Then for x coordinate we differentiate the potential yani minus dv upon dx assuming y and z are constant, then differentiate again minus dv upon dy. In this situation x and z assumed to be constant, then differentiate minus dv upon dz and assume x and y are constant, then we get the 3 component of electric field at that point. समझ गए ना? 3 component of electric field at that point and also find magnitude of electric field by proceeding this. ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे वो देखो भाई। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अभी हम लोगों ने कहा था कि पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। पोटेंशियल इज a scalar physical quantity. अब potential is a scalar physical quantity, then net potential क्या होगा? कहेंगे algebraic sum of potential of each charges produced at that point. मतलब यहाँ पे बात करेंगे Q1 चार्ज है R1 डिस्टेंस पे, कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा? V1। Q2 चार्ज है, कितना पोटेंशियल इसका होगा? V2। Q3 चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा? V3। यानी V1 क्या होगा? KQ1 by R1। सिमिलरली V2 क्या होगा? KQ2 by R2। V3 यहाँ पे क्या होगा? KQ3 अपॉन R3। इस तरीके से हम हर इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, हर इंडिविजुअल चार्ज का पोटेंशियल, और फिर इनका एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करेंगे और वो होगा नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ potential of individual charges produced at that point. समझ गए भाई? यानी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग इनका एल्जेब्रिक सम लेंगे, हर इंडिविजुअल चार्ज के पोटेंशियल को उस पॉइंट पे जो भी होगा ऐड कर लेंगे, क्या मिलेगा हमको? नेट पोटेंशियल। यानी यहाँ पे अगर हम लिखना ही चाहते तो ये हो गया था V K हो गया था। अब Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 और जो भी होता सब ऐसे अरेंज कर देते तो क्या होता? नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं भाई। तो आगे लिखा है पोटेंशियल ऑफ होलो स्फीयर। बिल्कुल बहुत बढ़िया सी बात लिखी हुई है। तो पोटेंशियल ऑफ होलो स्फीयर, अब देखो भाई ये हो गया इसका सेंटर। अब सेंटर से अगर हम कहीं पर भी बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था
कि पोटेंशियल नहीं, हम लोगों ने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड hollow sphere or spherical shell is always zero। यानी अगर कोई hollow sphere है या कोई spherical shell है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट क्या होता है, जीरो होता है। अब अगर हम इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें, डिस्टेंस क्या है dr, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या कहा कि dv है, बट इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर हम लिखते dv इज इक्वल टू माइनस ए डी आर, तो e क्या हो गया जीरो, dr तो जीरो नहीं है, तो dv क्या हुआ जीरो, यानी v क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी इनसाइड होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देन पोटेंशियल फ्रॉम सेंटर टू इनर सरफेस आर इन सेंटर टू सरफेस ऑफ स्फीयर रिमेन कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो स्फीयर इज जीरो, देन पोटेंशियल फ्रॉम सेंटर टू सरफेस रिमेन कांस्टेंट। समझ गए भाई, रिमेन कांस्टेंट। अब फिर से अगर हम लोग देखें, यानी हमने ये कह दिया कि ये पॉइंट क्या है, सेंटर है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, BC, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, BS, तो यहाँ जो होगा वो BC इक्वल क्या रहेगा, BS रहेगा। यानी सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। यानी यहाँ अगर पॉइंट का V1 पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल V2 है, ये हो गया पोटेंशियल V3, तो यहाँ V1 इज इक्वल V2 इज इक्वल V3 इज इक्वल टू VC इज इक्वल VS होगा। यानी होलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल की बात करें आप, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है भाई, क्यों सेम होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती और रिलेशन होता है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं कि फिर सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा या सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। तो सेंटर या सरफेस की बात किया जाए तो जो भी चार्ज इसे गिवन होगा वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ होगा, स्फीयर की सरफेस पे होगा। अब चार्ज पूरा स्फीयर की सरफेस पे होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अबाउट सेंटर सिमेट्रिक है। मतलब सेंटर से हम r डिस्टेंस, सेंटर से r डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल मिलेगा। मतलब इधर आए हम 1 कूलम चार्ज मिल गया, इधर गए r डिस्टेंस, फिर 1 कूलम चार्ज, इधर जा रहे हैं 1 कूलम चार्ज। इट मींस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली अबाउट सेंटर। इट मींस charge is distributed symmetrically about center, then total charge assumed to be concentrated at the center like a point charge. Then we assume all the charge concentrated at the center of sphere like a point charge. अब point charge है तो point charge का जो potential होता है वही यहाँ का potential होगा। कितना होगा पोटेंशियल पे, के क्यू बाई आर। यानी VC इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। यानी इतना पोटेंशियल होगा इस स्फीयर की सरफेस पे। यहीं पे अगर बात किया जाए कि नहीं भाई इससे बाहर की बात करो, यहाँ बताओ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इस पॉइंट का बताओ भाई पोटेंशियल क्या होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा फिर, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल की अगर बात करें तो भी होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर, बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली अबाउट सेंटर। यानी अब अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा, तो भाई इसका देखिए पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पोटेंशियल है और इधर क्या है, डिस्टेंस। तो इस तरीके से इसका पोटेंशियल वही करेगा।
अब इतनी बात समझ में आ गई, तो फिर हम लोग थोड़ी और बातें करते हैं। यानी ये देखो सेंटर हो गया, हमने एक यहाँ पे और एक बना दिया शेल, एक और ये शेल बना ली, ठीक है। अब इसके रेडियस को अगर हम कह लें r1, तो ये रेडियस क्या हो जाएगी r2, और ये रेडियस हो गई फिर r3। यानी बात करें हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने a, कितनी डिस्टेंस है ये हमने लिख दिया x1, एक ये पॉइंट ले लिया हमने b, कितनी डिस्टेंस होगी x2, ये पॉइंट हमने ले लिया c, डिस्टेंस क्या होगी x3, और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया d, और डिस्टेंस हो गई x4। अब अगर हम बात करें कि a का पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल अगर पॉइंट a का अगर हम देखना चाहते हैं, तो देखिए जो पॉइंट a है वो इनर शेल के अंदर है, तो इनर शेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा, यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, तो इनर शेल पे जो चार्ज Q1 है उसकी वजह से जो भी पोटेंशियल होगा वो सेंटर से सरफेस तक सेम होगा। यानी पॉइंट ए का पोटेंशियल लिखे तो पहले होता K Q1 बाई R1, क्या होगा K Q1 बाई R1। उसके बाद में अगर हम बात करें कि नहीं दूसरी वाली सेल की वजह से, कहेंगे उसके भी तो अंदर आ गया पॉइंट, तो फिर कितना होगा, कहेंगे ये होगा K Q2 बाई R2। फिर अगर बात करें C की वजह से क्या होगा, तो K Q3 अपॉन R3 होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट A है तीनों ही सेल के अंदर है, तीनों ही सेल के अंदर है, तो फर्स्ट सेल की वजह से ये पोटेंशियल होगा, सेकेंड सेल की वजह से ये पोटेंशियल होगा, और थर्ड सेल की वजह से ये पोटेंशियल होगा। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए पॉइंट बी की, तो पॉइंट बी इन पहली वाली जो सेल है उसके बाहर चला गया, बाहर चला गया तो फिर क्या हो गया पॉइंट चार्ज, क्या लिखते हैं K Q1 अपॉन X2 प्लस, अब ये जो B है देखिए सेकेंड सेल के अंदर है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल होता है K Q2 बाई R2, और थर्ड सेल के भी अंदर है तो क्या होता है प्लस K Q3 अपॉन R3। ऐसे अगर बात करें पॉइंट C की, तो पॉइंट C सेल A और सेल B से बाहर निकल गया, यानी दो सेल के बाहर चला गया, तो ये पहले सेल का तो होता K Q1 बाई X3, दूसरी सेल की वजह से भी होगा K Q2 अपॉन X3, बट थर्ड सेल के अंदर है तो ये होगा K Q3 अपॉन R3। अब बात किया जाएगा पॉइंट डी की, तो डी का जो पोटेंशियल होगा, डी तीनों ही सेल से बाहर निकल गया, तो क्या कहते हैं हम K फिर अपॉन X4, और ये हो जाता, चलिए पहले लिखते हैं हम K Q1 अपॉन X4 प्लस K Q2 अपॉन X4 प्लस K Q3 अपॉन X4। K Q3 अपॉन X4, यानी यहाँ जो D का पोटेंशियल हो गया वो K अपॉन X4, बाकी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितना भी होगा सब ऐड कर लेंगे, तो ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, इतनी बात क्लियर होगी, तो बात करते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए इनका ग्राफ क्या होगा भाई, इसको हटाना पड़ेगा, चलो ग्राफ देखते हैं फिर। तो ग्राफ की अगर बात किया जाए, ये हमने एक बना दिया शेल। अब आप देखो यहां से तो पोटेंशियल अभी हमने कहा था कांस्टेंट है, यानी यहां से यहां तक पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब पोटेंशियल अगर कांस्टेंट रहेगा तो जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से, पहले कांस्टेंट फिर ये होगा। अब इसके बाद ये दूसरे सेल में जाएंगे तो ये हो गया, तीसरे में फिर ये हो गया, तो इस तरीके से इधर क्या है डिस्टेंस
और यहाँ क्या है पोटेंशियल। तो अभी जो हमने बनाया था उसका पोटेंशियल इस तरीके से वेरी करता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे देखिए क्या लिखा है, पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कोई बात नहीं, ये हो गया इसका सेंटर। सेंटर से r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो होता है k q बाई r, और फिर लिखा जाता है 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। डेरिवेशन की इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बोर्ड में ये आना नहीं, और कंपटीशन में डायरेक्टली इस्तेमाल होता है, इसलिए डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर हम ये बात करें कि नहीं, हम तो सेंटर पे लिखेंगे। तो सेंटर पे अगर आप लिखना चाहते हैं पोटेंशियल, तो सेंटर का पोटेंशियल क्या होगा फिर, तो देखिए सेंटर के लिए कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर सेंटर, और सेंटर स्मॉल r इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो सेंटर का पोटेंशियल क्या हो गया के क्यू बाई आर। अब यहाँ स्मॉल r 0 हो गया, तो क्या बचा हो 3/2 बच गया यहाँ, यानी सेंटर का जो पोटेंशियल होगा वो 3/2 के क्यू अपॉन आर होगा। ये होगा पोटेंशियल एट सेंटर। अब आप कह रहे नहीं, हम तो पोटेंशियल इसका सरफेस पे लिखेंगे भाई। तो सरफेस पे अगर आप पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो सरफेस के लिए फिर स्मॉल r इज इक्वल क्या हो जाएगा कैपिटल R। तो हमने लिख दिया फॉर सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अब इस फार्मूले में अगर स्मॉल r की जगह में हम कैपिटल R लिखते तो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या होता 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर कैंसिल हो जाता। तो फिर सरफेस का पोटेंशियल हो गया के क्यू अपॉन आर, ये सरफेस का पोटेंशियल हो गया। अब अगर आप कहते नहीं हम तो यहाँ का पोटेंशियल लिखेंगे x डिस्टेंस पे, अब यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे तो अब ये जो पॉइंट है वो स्फीयर के बाहर चला गया। अब स्फीयर के बाहर चला गया तो हम लोग कहेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट सेंटर इज सिमेट्रिक, देन टोटल चार्ज of sphere assumed to be concentrated at center of sphere like a point charge। अब पॉइंट चार्ज की तरह पूरा चार्ज सेंटर पे होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा फिर के क्यू अपॉन एक्स। क्यू क्या है टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पे देखिए खास क्या है, कहेंगे जो VC है वो 3/2 टाइम्स VS है। सरफेस पे जो भी पोटेंशियल है उसका 3/2 टाइम्स सेंटर का पोटेंशियल होगा। यानी सेंटर का पोटेंशियल सरफेस से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3/2 टाइम्स। इतनी बात क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की। तो इसके अगर ग्राफ की बात किया जाए तो इसका जो ग्राफ है वो कुल मिला के ऐसे होगा। तो देखिए भाई इधर तो पोटेंशियल लिख दिया, इधर डिस्टेंस। बात क्या है कहेंगे ये है VC और ये क्या है VS। फिर उसके बाद पोटेंशियल हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी यहाँ स्मॉल r इज इक्वल क्या हो गया कैपिटल R। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा पोटेंशियल और डिस्टेंस का, यानी सेंटर का पोटेंशियल ज्यादा और धीरे धीरे कम होता जाएगा सरफेस पे, और कम हुआ उसके बाद फिर ये पॉइंट मास हो गया, वेरी करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। चलिए अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ऑफ डिस्क। तो ये डिस्क हो गई और इस डिस्क की रेडियस है R। चार्ज हमने इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है सिग्मा, और इसकी वजह से हमें निकालना है पोटेंशियल along the axis of disk। अब डिस्क के एक्सिस के along पोटेंशियल चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे हमने लिख दिया x। तो यहाँ पे जब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा तो हमें इस डिस्क में एक छोटी सी
रिंग एज्यूम करेंगे जिसकी रेडियस हो गई भाई स्मॉल आर, और इस रिंग की जो थिकनेस है वो कितनी है, डी आर। तो रिंग की थिकनेस हो गई डी आर। अब अगर हम देखें यहाँ पे इसकी एरिया क्या होगी, रिंग की एरिया, तो ये होना चाहिए 2 पाई आर डी आर। चार्ज इस पे कितना होगा, डी क्यू। डी क्यू क्या होगा, सिग्मा डी ए, यानी सिग्मा इंटू 2 पाई आर टी आर। तो ये हो गया भाई डी क्यू। अब इस डी क्यू की वजह से अगर हम यहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं तो क्या होगा, डीवी, और डीवी इज इक्वल क्या होना चाहिए, लिखते डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 यानी अंडर रूट। तो फिर ये हो गया भाई डीवी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के, और डी क्यू की जगह पे क्या लिखे भाई, चलो के को भी हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू हो गया सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, अपॉन में हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अभी कि स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। डिफरेंशिएट करें इसको तो हो गया 2r dr, y x कांस्टेंट है तो 0 इंटू dy, यानी जहाँ पे हमें लिख रहा है 2r dr दिखाई दे रहा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, dy, और जहाँ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वहां पे क्या लिख सकते हैं, y। तो ये हो गया फिर dv इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिख दिया हमने dy अपॉन y की पावर 1/2, और इसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है भाई, या और अच्छे से लिखना चाहें तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और y की पावर -1/2 dy लिख लो। बात आ गई भाई लिमिट की, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लिखना है हमको, तो पूरा चार्ज इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेंटर से कैपिटल आर तक। तो सेंटर पे भाई स्मॉल आर क्या हो गया, 0, तो हमने लिखा फॉर सेंटर स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया भाई, फिर हमने लिखा फॉर एज ऑफ डिस्क, तो स्मॉल आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, वाई। यानी लिमिट हमको डालनी थी यहाँ पे एक्स स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक। तो ये हो गया भाई v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए भाई इसको इंटीग्रेट करते, तो इंटीग्रेट करते क्या होता, -1/2 प्लस 1, और ऊपर भी हो गया था y की पावर 1/2 प्लस 1, और लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितनी बात समझ गए भाई। तो ये इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लें लिमिट्स में तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इतनी बात क्लियर हो गई, तो इसको फिर हम आगे देखते हैं। पाई नहीं है भाई यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हमने लिखा भाई यहाँ पे सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और अभी लिखा था y की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, लिमिट थी एक्स स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब y की पावर क्या हो गई भाई, 1/2, y की पावर 1/2 अपॉन में क्या हो गया, 1/2, लिमिट हो गई एक्स स्क्वायर से
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये रहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। समझ गए भाई, ये हो गया पोटेंशियल ऑफ रिंग, ये है पोटेंशियल ऑफ रिंग अलोंग रिंग सॉरी पोटेंशियल ऑफ डिस्क अलोंग द एक्सिस। ठीक है भाई, ये हो गया पोटेंशियल ऑफ डिस्क अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई। तो आज हम लोगों ने पोटेंशियल को डिस्कस किया। अब इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।